जनरल फार्मा में हम तीन ही चीज़ें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। सो फार्माकोजेनेटिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें है क्या एक्चुअली, फार्माकोजेनेटिक्स खुद क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। अब यानी कि इसमें हम पढ़ते क्या है, अब हमें पता है, अगर हम पैरासीटामोल की एग्जांपल ले लें तो कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक गोली लेते हैं तो उन पे असर हो जाता है और ठीक हो जाते हैं, पेन वगैरह जिस वजह से भी लें। कुछ होते हैं जिनको दो की ज़रूरत पड़ती है। सो यानी ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, हमारे जीन्स के ऊपर करता है। अब वेरिएशंस हो सकती हैं इन रिस्पॉन्स टू ड्रग, वही बात के वेरिएशंस क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव यानी ड्रग के खिलाफ एलर्जी हो जाए बॉडी में, या क्वांटिटेटिव मींस ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए बॉडी में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि कुछ मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्किन कलर की या हाइट, हेयर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि जिसको सिर्फ एक जीन कंट्रोल नहीं करता बल्कि काफ़ी सारे जीन्स मिलकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस एंड इट शोज अ कंटिन्यूअस ट्रेट। और इसका जो ग्राफ बनता है इट इज़ डिपिक्टेड बाय अ यूनिमोडल बेल शेप नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा जो नाम है ये एमसीक्यू में या कहीं भी ऐसे करके पूछ सकते हैं कि वैसे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो 2 पॉइंट हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट बुक में लिखे हुए। तो इसके बाद इफ कैरेक्टरिस्टिक इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन सिंगल जीन, यानी कि कोई एक ही जीन है जो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा कि अगर वो जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो इंडिविजुअल में वो कैरेक्टरिस्टिक ही प्रेजेंट नहीं होगी। इंडिविजुअल इधर हैज इट और लैक इट। सो ट्रेट इन द पॉपुलेशन विल बी डिसकंटिन्यूस। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस यानी काफी सारे जीन एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करें तो इट शोज अ कंटिन्यूस ट्रेट। अगर एक ही कर रहा है तो इट शोज अ डिसकंटिन्यूस ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज पोलीमॉर्फिज्म। तो इसका बस एज इट इज रट्टा मारना है कि पोलीमॉर्फिज्म इज अ स्टेट इन विच इन द सेम पॉपुलेशन 2 और मोर डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ स्पीशीज अकर। अब जैसे मैंने पैरासीटामोल की बात की थी तो उस तरह की ही हमारे पास ऑलमोस्ट 10 एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एससीक्यू में भी पूछ सकते हैं, इट इज़ द एसिटाइलेटर स्टेटस। ये क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन को फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करें तो उसमें कुछ फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। अब ये है क्या, हमारे पास सर्टेन ड्रग्स होते हैं जैसे कि आइसोनियाजिड, सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोलेजीन, फेनोलिजीन, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं ज़रूरी होता है इनकी एक्सक्रीशन के लिए कि पहले इनकी एसिटाइलेशन हो तो ये एक्सक्रीट होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आधी पॉपुलेशन हमने नोट किया वो फास्ट एसिटाइलेटर से और आधी स्लो थे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इट इज़ डिटरमाइंड बाय अ सिंगल जीन विद फास्ट वन बीइंग डोमिनेंट, यानी ज़्यादातर फास्ट एसिटाइलेटर्स ही होते हैं। ठीक है, अब हमने ये ऑब्जर्व कैसे किया कि हमने आइसोनियाजिड एक ड्रग था जो कि क्या होता है लिवर में जाके इसकी कॉन्जुगेशन हो जाती है विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हमने ये 9.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लगाया लोगों में। तो जो फास्ट एसिटाइलेटर से हमने जब उनकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कुछ टाइम बाद चेक की तो वो 1 थी और जो स्लो एसिटाइलेटर्स थे उनमें 4.5 थी। अब होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि स्लो एसिटाइलेटर्स में ड्रग अक्यूमुलेट करके टॉक्सिसिटी कॉज करे और फास्ट एसिटाइलेटर्स में ऐसा हो सकता है दैट दे शो नो रिस्पॉन्स टू द ड्रग, यानी कि इतनी जल्दी मेटाबोलाइज कर दे उस ड्रग को एसिटाइलेट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे हो जाते हैं वो इंडिविजुअल फास्ट एसिटाइलेटर्स के ड्रग अपना इफेक्ट तक नहीं कर पाता, दे शो नो रिस्पॉन्स। सो दिस वॉज अबाउट द एसिटाइलेटर स्टेटस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूडोकोलिन एस्टरेज डेफिशिएंसी। अब ये क्या होता है कि हम सक्सिनाइल कोलिन या सक्सा मेथोनियम जो है वो लगाते हैं एनेस्थीसिया में। एक्चुअली ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है मगर इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है क्योंकि एंजाइम सूडोकोलिन एस्टरेज उसको फॉरन मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट आउट कर देती है। मगर जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो एनेस्थीसिया में सक्सा मेथोनियम लगाने की वजह से प्रोलॉन्ग मसल पैरालिसिस हो सकती है और एपनिया भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक कैटालेजिया। अब कैटालेजिया से पता चल रहा है कैटालेस एंजाइम जिसका ताल्लुक हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी नो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर बाय द एंजाइम कैटालेस। ये एंजाइम एक सिंगल जीन बनाता है, जब इस जीन की डेफिशिएंसी होगी कैटालेस एंजाइम नहीं बनेगी और H2O2 जो है वो क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा हमारी बॉडी में। देन वी हैव ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो हम बायोकेम में सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में
कि हमें पता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट कराती है, ठीक है। और कन्वर्ट करा के वो पूरा जो HMP पाथवे होता है उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें NADPH मिलता है, और वो NADPH ये जो हमारा पूरा पाथवे था इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट, ग्लूकोनोलैक्टोन में, एंड फाइनली इस सब में जो कन्वर्ट हो रहा है इसके नतीजे में हमें क्या मिलता था, NADPH। अब उस NADPH का क्या रोल होता था कि वो अपना H पॉजिटिव आइन जो है वो ग्लूटाथियोन को देता था, यानी कि ग्लूटाथियोन जो है हमारे पास वो ऑक्सीडाइज हो जाता था किसी भी काम में, वो हमारे लेना देना नहीं है, बट ग्लूटाथियोन बस क्या है वो ऑक्सीडाइज होता था किसी काम के लिए, तो अब उसको दोबारा रिड्यूस फॉर्म में जाने के लिए ज़रूरत होती थी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स की, जो कि हमारे ये NADH प्रोवाइड करता था उसे। तो वही चीज़ है कि अब NADH जब हमारे पास नहीं बनेगा NADPH, तो जो हमारा ग्लूटाथियोन का पूल होता है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे ग्लूटाथियोन पूल क्यों रिक्वायर्ड होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए। रेड ब्लड सेल्स की जो वॉल होती है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ग्लूटाथियोन पूल चाहिए होता है। अब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल्स की जो वॉल होंगी वो वीक हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, यानी हीमोलाइसिस होगी। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एक्चुअली दे आर लायबल टू कॉज हीमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इंडिविजुअल्स। दीज ड्रग्स आर एंटी पायरिडीन एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, डायमरकेप्रॉल, एस्पिरिन, ये सब कुछ ड्रग्स के नाम फॉर एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में तो SEQ में या तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके बारे में बाकी सब पूछ भी सकते हैं, बट मोस्टली यही दो ही आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया आता है, तो ये भी हमने फर्स्ट ईयर ही में पढ़ा था कि बार्बिटूरेट जो होते हैं उनको देने की वजह से पोरफायरिया हो सकता है। क्योंकि हमारी जो एंजाइम थी अमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस वाली वो ज़्यादा फिर हमारे पास हीम बनता है उससे, और अल्टीमेटली पोरफायरिया हो जाता है। सिर्फ बार्बिटूरेट्स और भी ड्रग्स होते हैं जो ये कराते हैं, लाइक सल्फोनामाइड्स, अल्कोहल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा। देन वी हैव मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया से क्या समझ आ रहा है, फीवर। सो एक्चुअली ये बहुत ही रेयर बट पोटेंशियली फेटल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि वही जो हम सग्जामेथोनियम देते थे एनेस्थीसिया के तौर पर, जब वो देते हैं तो इसकी वजह से एकदम से जो पेशेंट का टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लग जाता है, और मसल की जो रिजिडिटी भी होती है वो भी साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। एक फेमिलियल कंडीशन और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जो इंडिविजुअल होता है वो यंग होता है, हेल्दी होता है, मगर अनएक्सपेक्टेडली ये डेवलप हो जाती है, मतलब अब ये ड्रग दिया है तो इसकी वजह से ये डेवलप हो जाती है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ताल्लुक किससे होता है, कैल्शियम आइन से। कैल्शियम स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, तो फिर अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग देते हैं डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन क्या करता है कि वो कैल्शियम आइंस का रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कम करता है, उसकी वजह से अल्टीमेटली ये कंडीशन ठीक हो जाती है। देन वी हैव मेथमोग्लोबिनीमिया। ये क्या कंडीशन है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज किया जाता है इनटू मेथमोग्लोबिन बाय कन्वर्जन ऑफ फेरस फॉर्म इनटू फेरिक फॉर्म, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है हो रहा नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होती है मेथमोग्लोबिन रिडक्टेस। मेथाग्लोबिन रिडक्टेस एंजाइम क्या करती है कि वो ये रिएक्शन को होने नहीं देती, बल्कि हीमोग्लोबिन को लाइक बढ़ाती है, उसी के लेवल को रखती है। बट जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेथमोग्लोबिन बनेगा और हीमोग्लोबिन बनेगा और मेथ हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब वारफेरिन रेजिस्टेंस आ जाती है। वारफेरिन हमें पता है एंटी कोएगुलेंट है, यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो वो इंडिविजुअल जिनमें वारफेरिन रेजिस्टेंस होती है तो उनमें सिर्फ वारफेरिन के लिए नहीं बल्कि अदर कोमेरेंस और एंटी कोएगुलेंट्स के लिए भी रेजिस्टेंस होती है। बहुत रेयर कंडीशनर होता क्या है कि एक इंडिविजुअल है जिसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ाने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, कितना टाइम जिसमें क्लॉट बन जाता है ना, तो अब हमने क्लॉटिंग नहीं करानी तो टाइम यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बढ़ाना है। तो एक इंडिविजुअल नॉर्मल में जिसमें हम 1 मिलीग्राम देते थे और इफेक्ट हो जाता था, तो एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल जिसमें वारफेरिन रेजिस्टेंस है उससे 20 मिलीग्राम हमें वो ड्रग देना पड़ेगा, यानी उतनी कंसेंट्रेशन जो एक नॉर्मल बंदे को दें तो हीमोरेज की वजह से उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। विटामिन डी रेजिस्टेंस क्या होती है, इसमें विटामिन डी के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। ऐसे इंडिविजुअल्स में रिकेट्स वगैरह इस तरह की कंडीशंस होती हैं और विटामिन डी उनको ज्यादा से ज्यादा खिला रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उनका विटामिन डी नहीं बढ़ रहा होता है, क्योंकि विटामिन डी बॉडी में आ रहा होता है, उसकी मेटाबोलाइजेशन सब कुछ हो रहा होता है, बट स्टिल वो क्योंकि रेजिस्टेंस है तो काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद आता है एट्रोपिन ईस्टरेस एंजाइम। तो एक्चुअली रैबिट्स में ऐसा देखा गया कि उनमें एट्रोपिन टॉक्सिसिटी पाई नहीं जाती, क्योंकि इनके लिवर में एट्रोपिन ईस्टरेस एंजाइम होती है जो कि एट्रोपिन टॉक्सिसिटी नहीं होने देती, उसको खत्म करा देती है एट्रोपिन को जल्दी जल्दी।